हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल WA मैथ पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम है, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए साइंस का क्रैश कोर्स ऑब्जेक्टिव के रूप में चल रहा है। उस क्रैश कोर्स में बाबू हमने पार्ट 18 तक वीडियो करवा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट यदि 18 तक नहीं देखेंगे तो जाके मेरे वीडियो सीरीज को पूरा 18 तक कवर करिए। अब आज जो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बाबू हम पार्ट नंबर 19 पर बात करने वाले हैं, जो आज का क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट न्यू देख रहे हो, पुराने देख रहे हो, वीडियो के एकदम अंत तक बना रहा कर देख लेना, क्योंकि सर वैसा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में लड़ेंगे। तो जो भी साथी न्यू हो, पुराने करें और इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक करिए। चलिए सर, आज हम पार्ट नंबर 19 पे बात करने वाले हैं और इस प्रकार में इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में बाबू हम साइंस का वैसे प्रश्न पे बात करने वाले हैं। आज का 22 या 20 क्वेश्चन पे वैसे बात करने वाले हैं जो आपका हर बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और उम्मीद है बाबू इस सीरीज को आप देख लेते हो तो आपका 5 नंबर एकदम मुट्ठी में हो जाता है। तो चलिए सर, पार्ट नंबर 19 पर हम स्टार्टिंग करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू देख रहे हो, पुराने देख रहे हो, चैनल को फौरन सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि डेली की डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पे साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है। आप किसी को ऑब्जेक्टिव पे घबराने की बात रहे बाबू, आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जुड़िए। चलिए सर, कैसा कैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन करवा रहे बाबू, न्यू को घबराना नहीं, हटना नहीं है, एकदम पूरी अंत तक देख लेना। न्यू पुराने सभी साथियों को डेली की डेली क्लासेस चल रही है। चलिए सर, आज पार्ट नंबर 19 का हम शुरुआतिंग करते हैं। आज का क्लास बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है, एकदम आप लोग अंत तक बना रहा के वीडियो सीरीज को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपका 14 फरवरी से बाबू मैट्रिक का एग्जामिनेशन होना है। उसी को देखते हुए डेली की डेली हमारी इस यूट्यूब चैनल पे साइंस का क्रैश कोर्स ऑब्जेक्टिव के रूप में चल रहा है। चलिए सर, पार्ट नंबर 19 का स्टार्टिंग करते हैं बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 बाबू बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। गराहनी भाग है, यानी गराहनी किसका भाग है? ऑप्शन ए में दिया बाबू मुख्य गुहा का, ऑप्शन बी में आमाशय का, ऑप्शन सी में छोटी आंत का, ऑप्शन डी में बड़ी आंत का। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाए बाबू गराहनी भाग है, यानी गराहनी किसका भाग है? तो गराहनी जो है बाबू छोटी आंत का भाग है। अब आप लोग पढ़ लिए होंगे, सर सिलेबस भी पूरा खत्म हो चुका है कि छोटी आंत के 3 भाग होता है बाबू। एक होता है गराहनी होता है बाबू, एक होता है जेजुनम बाबू, अब एक होता है इलियम। ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। कभी पूछेगा गराहनी किसका भाग है, जेजुनम किसका भाग है, इलियम किसका भाग है। ये सभी के सभी बाबू छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सभी साथियों को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाले। इस वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बाबू, क्योंकि निरंतर हमारी इस यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही है। यही नहीं, हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी वह पदार्थ है, वह जीव जो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में बाबू अंतःग्रहण कहते हैं, ऑप्शन सी में परपोषण कहते हैं, ऑप्शन सी में पोषण, ऑप्शन डी में स्वपोषण। आप सभी को मालूम है सर कि वह विधि जिसके द्वारा जीव सजीव प्राणी अपना पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, क्या करता है? अपनी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और ग्रहण करता है और उनका उपयोग करके वृद्धि होता है उसका बॉडी में, उसके प्रक्रिया में जनन के लिए ये आपको एक्टिव करता है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे पोषण कहते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा बॉडी के अंदर पोषक तत्वों को ग्रहण करके और पूरी सारी क्रियाओं को करती है, वृद्धि विकास करती है, तो उस प्रक्रिया को बाबू पोषण कहते हैं। अब पोषण जो है बाबू आपको मालूम है 2 प्रकार से होती है। एक होता है बाबू स्व पोषण और एक होता है बाबू पर पोषण। स्व पोषण की क्रिया बाबू आपके हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है और पर पोषण की प्रक्रिया जीव जंतुओं में होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने वाला है। वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। निरंतर क्लासेस हमारी इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है बाबू, आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम अंत तक बना रहा के देख लेना। 20 वैसे प्रश्न पे हम बात करने वाले हैं जो आपका हर बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यदि आप देख लेते हो बाबू तो बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। टाइम बहुत करीब है बाबू, आपका 14 फरवरी से होना है। उसी को देखते हुए निरंतर क्लासेस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम VBI करके याद कर जाओ, इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए में 1 होती है, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। आप सभी कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सर कौन कौन है? सबलिंगुअल है, सबमैंडिबुलर है बाबू, आपका सबलिंगुअल है, आपका यही जो आपका बाबू एक पैरोटिड लार ग्रंथि, ये तीनों लार ग्रंथि मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाला है। वीडियो सीरीज को बाबू छोड़कर नहीं जाना है, बहुत अच्छा कर पाओगे एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःकरण होता है? यानी कौन सी प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन को अंतःकरण करता है? ऑप्शन ए में कुटपात के द्वारा, ऑप्शन बी में सीलियम के द्वारा, ऑप्शन सी में भोजन रसदानी के द्वारा, ऑप्शन डी में बाबू ऑप्शन डी में पिनासाइड के द्वारा।
आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इनमें से कौन सा रचना के द्वारा अमीबा भोजन का ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है बाबू कूटपाद के द्वारा भोजन की ग्रहण करता है। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाले। जी हाँ, बहुत लाजवाब सीजन है बाबू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, बहुत फेमस है। ऑप्शन ए में अग्नाशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी में ग्रास नली में। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाए बाबू, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से कहां हो जाता है? पूरा पूरी। ऑप्शन ए में अग्नाशय, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ग्रास नली में। आप सभी को मालूम है सर कि मनुष्य के अंदर पाचन की जो क्रिया जो पूर्ण होता है बाबू, वो छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत में, और बड़ी आंत के माध्यम से वह बाहर निकल जाते हैं। अब आपको मालूम है सर पाचन की क्रिया की शुरुआत कहां से होती है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। पाचन की क्रिया शुरुआत मनुष्य में कहां से होती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगाना है। देखते हैं कौन साथी का, कौन स्टूडेंट का जवाब सबसे पहले आता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाला है। 20 वैसे प्रश्न पे बात करने वाला है जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यदि आप पूरा देख लेते हो बाबू, तो आप एग्जामिनेशन में 3, 4 से 5 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथि का सराव को क्या कहते हैं? जो छोटी आंत में दीवार में जो पाई जाने वाला ग्रंथि है, जो उसका सराव होता है, वो जो गिरता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आंत रस बोलते हैं, ऑप्शन बी में संकस एवं एंटीरिक से बोलते हैं, ऑप्शन सी में जठर रस बोलते हैं, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों बोलते हैं। तो आपको मालूम होगा सर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है कि छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियों को जो सराव जो होता है बाबू छोटी आंत की दीवारों पे, तो उसको आंत रस भी कहा जाता है और सक्कस एंटीरिक से भी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने वाला है। इस वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सभी साथियों में। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए में चूना पत्थर है, ऑप्शन बी में खड़िया, ऑप्शन सी में संगमरमर, ऑप्शन डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कहने का मतलब है बाबू कि इसमें कौन ऐसा पदार्थ दिया गया है, एक तत्व है जो विजातीय है, सभी के सभी जातीय है, और एक जो है बाबू विजातीय यानी उसका जात नहीं है। तो बाबू चूना पत्थर बाबू आपका मालूम होगा, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों के तीनों बाबू एक जात का है। ये तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है बाबू। इसका फार्मूला CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को बाबू चूना पत्थर भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया कहा जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। लेकिन सर विजातीय में देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें मैच नहीं करेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो वे जो है बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और सर क्वेश्चन पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। हर बार एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका एकदम बिहार बोर्ड में छप जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाला है। इस वीडियो सीरीज में बाबू अंत तक बना रहा के सभी क्वेश्चनों को कवर करिए, बहुत अच्छा कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन को मान दिखाता है? बहुत फेमस आपका क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन को मान को बतलाता है? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में बाबू 6, ऑप्शन डी में 13। आप सभी को मालूम है सर, पीएच स्केल पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा ये होता है बाबू 7, और 7 से कम वाला सभी के सभी अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। अब बाबू 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 से अधिक आपका मालूम होता है बाबू क्षारीय होता है। 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय। तो आपको मालूम हो गया होगा सर निम्नलिखित में से कौन क्षारक मान का विलयन को दर्शाता है? तो ये देखो बाबू 2 जो है ये आपका अम्लीय हो गया, 7 जो है बाबू ये उदासीन हो गया, 6 जो है बाबू तुम्हारा अम्लीय होगा, लेकिन 13 क्या तुम्हारा बाबू यही क्षारीय है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन को प्रदर्शित करता है, मान को दिखलाता है? तो 13 इसका करेक्ट आंसर है आपका बाबू पीएच मान 13 इज द बिल्कुल करेक्ट होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल करेक्ट है। इस वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एकदम लाजवाब सीजन चल रहा है बाबू। 20 से 22 वैसे क्वेश्चन को हम कवर करने वाले जो आपका एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? बहुत फेमस क्वेश्चन एकदम है, एकदम याद कर जाओ क्वेश्चन बाबू, आपके पास समय बहुत कम है। निरंतर क्लासेस हमारी इस YouTube चैनल पे चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए में 6.0 से 6.8 तक, 7.0 से 7.8 तक, 2.1 से 3.8 तक, 5.1 से 5.8 तक। आप सभी को मालूम होगा सर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से बाबू 7.8 के बीच में कार्य करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत फेमस क्वेश्चन आपके
आपका बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सर, बेकिंग पाउडर को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है, बेकिंग पाउडर को ही बाबू खाने वाला सोडा कहा जाता है। अब आपको मालूम हो गया। अब खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बाबू। तो तीनों क्वेश्चन को पूछा गया। तो आपको मालूम है सर खाने में क्या क्या चीज बेस्ट लगता है? तो खाने में बेस्ट लगता है, इसलिए खाने वाला सोडा को बेकिंग कहा जाता है। अब बेकिंग सोडा का सूत्र लगाना आप सभी को आंसर। ऑप्शन ए में Na2CO3, ऑप्शन बी में बाबू CaCO3, देखो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। Na2CO3 ये बाबू धोवन सोडा हो गया। NaHCO3 ये आपका होने की पूरी संभावना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र बाबू NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर को बाबू खाने वाला सोडा कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वही धोवन सोडा का पूछा जाए बाबू, तो धोवन सोडा का लगाना Na2CO3 × 10H2O। आपको मालूम होगा सर, ऐसे सोडियम कार्बोनेट खाली कहा जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज को बाबू एकदम अंत तक देख लेना। जो भी साथी न्यू जुड़े हो तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें बाबू। डेली की डेली हमारी इस यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही है ऑब्जेक्टिव सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत क्वेश्चन फेमस आपका है, एकदम घबराने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन ए में एनोड को, ऑप्शन बी में कैथोड बनाया जाता है, ऑप्शन सी में अपघट्य बनाया जाता है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। आप सभी को मालूम है सर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को जो बनाया जाता है बाबू, एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने वाले हैं। बहुत लाजवाब सीजन है बाबू, ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए में मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन डी में बाबू पोटेशियम। आप सभी को मालूम है सर, तीन ऐसे धातु है जो आपको मालूम है। एक पोटेशियम है बाबू, एक तुम्हारा लिथियम है और एक सोडियम है। ये तीनों के तीनों अधिक क्रियाशील धातु है। लेकिन सर ये ऑप्शन में आपका बाबू ये तीनों में से तीनों यदि दिया रहा है तो सबसे ज्यादा आपको देना है बाबू पोटेशियम का दर्जा, उसके बाद आपको लिथियम को देना है, उसके बाद आपको सोडियम को देना है। तो आई होप मालूम हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है बाबू? यहाँ देखो मैग्नीशियम है, यहाँ कैल्शियम, यहाँ सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम। तो सोडियम के तुलना में बाबू यहाँ पे आपको पोटेशियम को दर्जा देना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब ये तीनों ऐसी धातु है बाबू जिसे चाकू से भी काटा जाता है, जिसे चाकू से भी काटा जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, यानी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बाबू। आपको मालूम है सर, देखो कितना डायोप्टर है, यानी लेंस का क्षमता कितना दे दिया? पी जो है बाबू तुम्हारा दो डायोप्टर है, तब इसका क्या करें? फोकसांतर, यानी एफ आपको निकालना है। सर आप फार्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर भाट, फार्मूला पढ़े होंगे, पी बराबर फार्मूला होता है बाबू 1/f। पी बराबर क्या होता है? 1/f। देखो पी कितना दिया बाबू, तो पी तुमको रखना है, 2 रखना है। अब सर यहाँ पे 1/f, यही तो एफ निकालना है। तो आपको मालूम हो गया होगा सर सभी को, यहाँ सर ये जो होता है यहाँ पे बाबू ये मीटर में होता है। क्या होता है? मीटर में। और इस मीटर को बाबू सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भागा दिया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। तो 100/f इसको लिखेगा। अब यहाँ से बाबू देखो एफ का मान निकालना, किसका निकालना? एफ का। तो यहाँ पे 100 देखो भागा में है, यहाँ 100 देखो यहाँ पे गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बाबू 100/2। अब 50 दूना कितना हो गया? 100। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 50 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है सर? आपका मालूम है तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ क्षमता, जब क्षमता प्लस में बाबू तो यहाँ पे उत्तर लेंस लगाना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर और क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप सभी साथियों को समझ में आया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। इसका आंसर 50 सेंटीमीटर होगा। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखो पी दिया हुआ बाबू, पी का मान हम रखेंगे 2 और उसके बाद क्या निकालना है? एफ निकालना है। तो पी बराबर 1/f होता है और एफ बाबू मीटर में होता है, तो मीटर को 100 सेंटीमीटर में हम गुना कर दिए। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा बाबू यहाँ पर ही है, यहाँ पे भागा में है, तो इधर जो है बाबू तुमको एफ को निकालना है। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे गुना होगा बाबू, यहाँ पे होगा 2f, यहाँ से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? देखो इसका सोल्यूशन कैसे किया है सभी साथियों को समझ लेना है। सर फार्मूला होता है P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f। P कितना है? तो P तुम्हारा 2 है और यहाँ पे 1/f निकालना। क्या? 1/f, यही f को निकालना है। 2 हो गया। ये जो होता है मीटर में होता है, किसमें होता है? मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुना। यहाँ बचा f। अब f को 2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा? 2f बराबर कितना बचा? 100। और यहाँ पे 50 दूना कितना हो गया बाबू? 50 दूना 100 हो गया, इसलिए f का मान हो गया 50 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने वाला है। इस वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, किसी को घबराना नहीं बाबू। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नॉर्मल तरीका से बन जाता है यदि आपका वैसा मटेरियल दिया जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है? अब देखो, अब फोकसांतर कितना दे दिया? 50 दे दिया, 50 सेंटीमीटर। फोकस कितना दे दिया? 50। तब उसकी क्षमता निकालना है। अभी जस्ट बराबर फार्मूला पढ़े बाबू, पी बराबर क्या होता है? 1/f
एफ। पी बराबर क्या होता है 1/f। तो आपको मालूम है सर पी बराबर 1/f। अब यही पी को निकालना है, पी मतलब पावर को निकालना है, क्षमता निकालना है। तो सर यहाँ पे क्या होता है मीटर में होता है ना, तो मीटर को किस में बदलते हैं सेंटीमीटर 100। अब फोकस कितना है बाबू, फोकस 50 है। अब 50 से गुना करो, 50 से भागा दो तो 50 दूना 100 यानी 2 सेंटीमीटर बाबू इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सर प्लस में लेकिन माइनस में देखो लेंस कैसा है, यदि लेंस उत्तल है बाबू तो यहाँ पे 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर लगाना है। यदि लेंस अवतल था तो आपका माइनस वाला लगाना होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाला है। वीडियो सीरीज को बाबू ज्यादा ज्यादा साथियों में शेयर करिए। निरंतर क्लासेस हमारी इस यूट्यूब चैनल पे WMI से चल रही है। आप किसी को घबराने की बात नहीं, ऑब्जेक्टिव की ललकार बैक चल रहा है। प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश के किरण का समूह को क्या कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बाबू तो आपको मालूम हो गया। प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 15 का, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाबू किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। इसलिए 15वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करने वाले। जी हाँ, वीडियो सीरीज को बाबू ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। जो भी साथी न्यू देख रहे हो बाबू चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। अब ऑब्जेक्टिव का धासु बैच WMI से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा सिंपल मिरर द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वे कैसे बनते हैं। ऑप्शन ए में वास्तविक होता है, ऑप्शन बी में काल्पनिक, ऑप्शन सी में बाबू दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को मालूम है सर आपके घरों में समतल दर्पण होता है और समतल दर्पण में बाबू कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक को बाबू आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आई हैव क्वेश्चन नंबर 16 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया आप सभी को कि काल्पनिक होता है। अब आपका हम क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, यदि दो समतल आपके पास है, दो समतल दर्पण है और ये दोनों के बीच बाबू हम कोई वस्तु को रख देंगे, क्या रख देंगे वस्तु को, तो बताना है इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में लगाना है। देखते हैं कौन सा विद्यार्थी का पहला आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। अब ना बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करने वाले। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए में डायोप्टर, ऑप्शन बी में ल्यूमेन, ऑप्शन सी में लक्स, ऑप्शन डी में एंगस्ट्रॉम। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है बाबू डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को बाबू डी से सूचित किया जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करने वाले। जी हाँ, वीडियो सीरीज को बाबू अंत तक देख लेना, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के किरणों के पास दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए में किरण आरेख, ऑप्शन सी में फोकस, ऑप्शन सी में किरण पुंज, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। आप सभी को मालूम होगा सर प्रकाश के किरणों पथ को दर्शाने वाले चित्र क्या कहा जाता है, उसे किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करने वाले। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बाबू, 20 से 22 क्वेश्चन वैसे हम कवर कर रहे हैं जो आपका हर बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, यानी जिस व्यक्ति को बाबू जरा दृष्टि दोष होया हुआ है उस व्यक्ति को कौन सा लेंस देकर के उपचार किया जाता है। ऑप्शन ए में अवतल लेंस, ऑप्शन बी में बाइफोकल लेंस, ऑप्शन सी में अपसारी, ऑप्शन डी में अभिसारी। यहाँ सर अपसारी क्या है, तो सर अभिसारी उत्तल लेंस को बाबू अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को बाबू अपसारी लेंस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ बाइफोकल लेंस, अब एक आपको अवतल लगाना है। आप सभी को मालूम है सर क्वेश्चन नंबर 19 का, यदि किसी व्यक्ति को जरा दूरदृष्टा होया हुआ है तो उस पीड़ित व्यक्ति को उपचार में कौन सा लेंस देंगे बाबू, तो बाइफोकल लेंस देंगे। क्या देंगे, बाइफोकल लेंस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बाबू, 20 से 22 क्वेश्चन डेली की डेली सीरीज में मिल रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना है, यानी एक स्वस्थ मानव आंख निकटतम कितना देख सकता है और दूर कितना देख सकता है। ऑप्शन ए में बाबू 0 से 25 मीटर, ऑप्शन बी में 0 से अनंत देख सकता है, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। आप सभी को मालूम हो गया सर एक स्वस्थ मनुष्य की आंखें अधिकतम जो है बाबू न्यूनतम जो है वो 25 सेंटीमीटर देख सकता है और अधिकतम जो है बाबू अनंत देख सकता है। तो देखो यहाँ 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करने वाले हैं। वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए बाबू, जो भी साथी न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फौरन। क्वेश्चन नंबर 21, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम VBI करके याद कर जाओ, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। क्वेश्चन नंबर 21, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन ए में काल्पनिक सीधा एवं छोटा, ऑप्शन बी में काल्पनिक उल्टा एवं बड़ा, ऑप्शन सी में वास्तविक उल्टा एवं छोटा, ऑप्शन डी में वास्तविक उल्टा एवं बड़ा। आप सभी को मालूम है सर मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है बाबू वो बनता है वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा। लेकिन सर क्वेश्चन क्रिएट होता है सर मानव आंख में यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो फिर भी हम सीधा क्यों देखते हैं, तो हमारी मस्तिष्क में बाबू 2 कोशिकाएं होती है, एक कोशिकाएं शंकु कोशिकाएं और एक क्षण कोशिकाएं। ये दोनों बाबू हमारी मस्तिष्क में जुड़ी होती है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु
का सीधा दिखलाने में काम करता है शंकु कोशिका और क्षण कोशिका। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करने वाले, जी हाँ, वीडियो सीरीज का बाबू अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आप सभी को मालूम है सर, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर क्लासेस 10वां के विद्यार्थियों के लिए साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स में बाबू हम पार्ट नंबर 19 पे बात कर रहे हैं। हमने बाबू पार्ट नंबर 18 तक वीडियो सीरीज को करवा दिया है। जो भी साथी नहीं देखेंगे फौरन जाकर के बाबू मेरा वीडियो चैनल पर जाकर के सभी को कवर करिए, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन में। सर यही नहीं, डेली की डेली क्लासेस चल रही है, आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए। सर जो भी स्टूडेंट पूरा वीडियो देखा होगा उसके लिए बहुत बहुत इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप जुड़िए बाबू, डेली डेली जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 22 अंतिम क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित है वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे नेत्र में क्या होता है? ऑप्शन ए में दूर दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन बी में निकट दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन सी में जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में वर्धनता होता है। आप सभी को लगाना क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाए बाबू, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो उसे निकट ही दृष्टि दोष होया हुआ। कैसा दोष है बाबू? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति दूर का नहीं देख पाया जाता है उसे दूर ही दृष्टि दोष होया हुआ रहता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को समझ में आया। सर इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हमने बाबू 22 क्वेश्चन पार्ट नंबर 19 के माध्यम से हमने कवर किया। आई होप उम्मीद करते हैं सर सभी साथियों को समझ में आया। तो वीडियो को जोरदार तरीका से लाइक करो बाबू। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस की तरह शेयर कर दो। डेली की डेली क्लासेस चल रही है बाबू। क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए साइंस का चल रहा है, सोशल साइंस का, मैथ का, संस्कृत का, उर्दू का। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जुड़िए। इसी के साथ कहा जाता है बाबू, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यदि कोई विद्यार्थी दरिया में है उसको रियल समंदर में लाकर पढ़ाइए। आप जुड़िए बाबू, आप जुड़िएगा तो आपको उम्मीद है 4.5+ स्कोर करने का दावा इस चैनल से किया जाएगा। अब सर आज तक यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बाबू 20 के माध्यम से, पार्ट 20 के माध्यम से मिलने वाले हैं। आज तक यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।